नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो चूंकि इस समय बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, इसी वर्ष के अंत में यानी 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधनों की कवायद तेज हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक के कैंपेन को अगर देखें, अभी तक की कवायद को अगर देखें, तो एक मोटा मोटा आकलन हम लोग कर सकते हैं। उसी का आकलन करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। इसके कारण क्या क्या है, इसके पीछे के जो मूल कारण है उन पर चर्चा करेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है खास तौर से तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला। आखिर लालू यादव यूं ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं माने जाते हैं, निश्चित रूप से उनकी कहीं ना कहीं गाइडेंस रही होगी। और वो जो बड़ा दांव तेजस्वी यादव ने खेला है, उससे पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। कहें तो जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है, उसके हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं। हर बार एक नया प्रहार लेकर के तेजस्वी यादव हाजिर होते हैं, सामने आते हैं। प्रयास मैं ये करूंगा कि जिस तरह से एक एक मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा आपके सामने रखूं, जिससे आप लोगों की समझ में भी उतना ही सरलता से ये सब चीजें आ सकें। तो उस बड़े दांव की चर्चा करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक बात करना बहुत जरूरी है कि तेजस्वी यादव इस समय आग बबूला है, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के। मीडिया पर उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और मीडिया पर उनका गुस्सा नाजायज नहीं है। उनकी बहुत सारी खबरों को दबा दिया जाता है या उनको सामने लाया नहीं जाता। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस समय बिहार का चुनाव और खासतौर से तेजस्वी यादव का कैंपेन हाशिए पर है, तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी है। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। दूसरा, इस समय आप लोगों को एक चीज ध्यान होगी कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने प्रयास किया था कि अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में उतारें। लेकिन कुछ समय से बिहार की जो खबरें हैं उनमें एक ट्रेंड देखने को मिला, जो बिहार से पहले आपको देखने को मिला होगा उड़ीसा में किस तरह से मीडिया के पूरे प्रोपेगेंडा के बाद वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अस्वस्थता की वीडियो सामने लाई और उनको हाईलाइट किया गया। आपने देखा होगा कि कहीं भाषण देते हुए उनके हाथ में कंपन हो रहा है और उतने ही हाथ को एक गोल उसमें सर्किल में घेरे में दिखाने का प्रयास किया गया मीडिया की तरफ से कि वो इस समय नवीन पटनायक अस्वस्थ है और उनको वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो उड़ीसा की जनता ने मानते हुए कि नवीन पटनायक पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उनको सत्ता से बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की चाल कामयाब हुई। मीडिया के सहारे उन्होंने इसको बिल्कुल स्थापित कर दिया और वही बिहार में हुआ। बिहार में भी बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे किस किस तरह से नीतीश कुमार जी के तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो सामने लाए गए और मीडिया में प्रचारित किया गया खूब जम के उसको कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से वो कुछ अस्थिर हैं। और कहें तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मीडिया के कई चैनलों ने उनको अप्रासंगिक ठहराने का प्रयास किया कि आज के समय में मुख्यमंत्री रहना उनका बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। वहीं निशांत कुमार की खबर की अगर बात करूं तो सुर्खियां जरूर बनी थी, लेकिन निशांत कुमार उसके बाद कहां चले गए, नेपथ्य में कोई खबर नहीं है और ना ही उनको जेडीयू ने कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ना ही उनको जेडीयू का चेहरा बनाया गया है। नीतीश कुमार जी के ऊपर ठप्पा लगाने का पूरा प्रयास किया गया कि वो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, वो अक्षम है मुख्यमंत्री बनने के लिए। सारी कवायद जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रणनीति होती है मीडिया के साथ में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, खासतौर से जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपके सामने वही परोसी जाएंगी जो कम से कम इंडिया गठबंधन के विरोध में जाती हुई दिखाई दें। लेकिन नीतीश कुमार की खबर इंडिया गठबंधन के विरोध में नहीं जाती, वहां पर महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई हैं। जैसे पिछली बार कहते हैं कि वहां एक षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को 38 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और उसका कारण थे चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन के घटक होते हुए भी अलग चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी
उनको बाद में उसमें शामिल कर लिया गया एनडीए के गठबंधन में। जब वो अलग चुनाव लड़े तो उन्होंने नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान किया था। और कहते ये हैं कि 38 सीटों पर नीतीश कुमार चिराग पासवान के लड़ने की वजह से चुनाव हार गए। ये तल्खियों का कारण भी बना, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी भी नेपथ्य में हैं, वो हाशिए पर हैं, न तो खबरों में हैं, न ही किसी तरह के प्रचार कैंपेन में वो दिखाई दे रहे हैं। उनके पुत्र निशांत कुमार का क्या हुआ तो इस पर भी कोई खबर सुनने को नहीं आ रही। लेकिन इसको हथियार बनाया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं और वो निशांत कुमार की जो राजनीति में एंट्री है उसको न होने देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरा दोषी ठहराते हैं और बराबर भूजा पार्टी की बात करते हैं और कहते हैं निशांत कुमार राजनीति में आए चूंकि वो तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव की विरासत संभाली, वैसे वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को भी निशांत कुमार संभाले, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसको भी भुनाने का प्रयास और इसके पीछे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुर्मी वोट में सेंध लगाने की, भूमियार वोट में सेंध लगाने की कोशिश है तेजस्वी यादव की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस बड़े फैक्टर की जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और उससे हाथ पांव फूले हुए हैं, खासतौर से इंडिया गठबंधन के सामने, एनडीए गठबंधन के। तो उन फैक्टर्स में एक फैक्टर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी किया है भारतीय जनता पार्टी भी, चूंकि इसमें सेंध लगा चुकी है। ओबीसी और ईबीसी में दोनों में नीतीश कुमार की पकड़ थी और भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थी, लेकिन अब इसमें एक सम्मेलन किया अभी तेजस्वी यादव ने और इसमें सेंध लगाने का प्रयास है। बड़ा सम्मेलन हुआ है तो वहीं विकलांगों को लेकर के उन्होंने एक सम्मेलन किया और उसमें तमाम घोषणाएं की, माई बहन योजना की घोषणा भी हो चुकी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बिल बोर्ड की। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश किया गया, एनडीए के द्वारा पेश किया गया लोकसभा में और पारित किया गया। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में एक अलग नाराजगी है और उस नाराजगी के चलते बिहार का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह इकट्ठा हो गया और कहें तो उसको आरजेडी ने इकट्ठा करने में बहुत कुछ सफलता हासिल कर ली है। एमआईएम के भी हाथ पैर फूले हुए, इसीलिए ओवैसी साहब इस समय चिट्ठी लिए घूम रहे हैं। आरजेडी के दफ्तर में भी उन्होंने चिट्ठी भेजी, गठबंधन में शामिल होने की उन्होंने गुहार लगाई और कहा कि वो भी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन पिछली बार चूंकि वो अलग लड़े थे और गठबंधन में घुसने का उन्होंने या शामिल होने का कोई प्रयास भी नहीं किया, इस बार उनकी छटपटाहट है और वो बार बार प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से इस गठबंधन का हिस्सा बने। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने सीधे सीधे उनको ना भले ही ना किया हो, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं मनोज झा, जो एक रणनीतिकार भी माने जाते हैं आरजेडी के, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में ओवैसी जी को प्रणाम कर लिया और उनको बोल दिया है और उनको कह दिया है कि अगर उनको इतनी ही चिंता है अपोजिशन के वोट बंटने की तो वो बिहार में चुनाव लड़ने से बचें, देश के हित में ये फैसला लें। कुल मिलाकर के ये तेवर आखिर आरजेडी की ऐसी बनी क्यों, उसका मैं कारण बता दूं कि पिछली बार जब भी चुनाव हुआ तो कम से कम 80% या 85% वोट निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय का है वो आरजेडी को जाता रहा है। 17% वोट है, 17% वोट है वहाँ मुसलमानों का, मुस्लिम समुदाय का, और 14% वोट है यादवों का। यही एमवाई समीकरण जो है वो 31% वोट हो जाता है और 31% जो वोट है वो आरजेडी का एक बहुत मजबूत वोट है। लेकिन इसमें सेंध लगती रही है, जेडीयू को भी इसमें वोट मिलता रहा। आप सोचिए कि जेडीयू जब एनडीए का इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं था, जब एनडीए गठबंधन का पार्ट था, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के साथ भी महागठबंधन का पार्ट हो चुके हैं, लड़ चुके हैं, लेकिन जब वो एनडीए के साथ भी लड़ते हैं तब भी उनको 4 से 5% वोट मिल जाता है। रामविलास पासवान की एक सेकुलर छवि रही है, मुस्लिम समुदाय का वोट रामविलास पासवान और अब उनके बेटे चिराग पासवान के लिए भी जाता रहा है। और पिछली बार एमआईएम को भी एक वोट का जो बड़ा भाग है वो शेयर हुआ था एमआईएम के साथ में, और 5 विधानसभा की सीटें भी सीमांचल के क्षेत्र में एमआईएम ने जीती थी। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल एक ऐसा हथियार बन गया है जिसके जरिए आरजेडी ने 100% लगभग कहे कि मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर लिया है और वो अब किसी भी कीमत पर बंटने को राजी नहीं है। और यही कारण है कि इस समय ओवैसी साहब की जो कवायद हो या आरजेडी की जो तल्ख रवैया है उनका, जो उन्होंने एमआईएम को लगभग सिरे से खारिज कर दिया और किसी तरह से वो साथ लेने को राजी नहीं है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत मजबूती से एमआईएम को छोड़ करके जो मुस्लिम समुदाय एमआईएम के साथ गया था आरजेडी के साथ है। उसका कारण एक ये है, खुल करके वक्फ बिल बोर्ड का विरोध किया है तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने पार्लियामेंट में जो संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया।
और यही नहीं, जब जेपीसी बनी उसके बाद जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट भी गई है इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। अब इसी से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने इसका काउंटर किया। सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी जी के पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह बौखलाहट सामने आई और सुधांशु त्रिवेदी ने तुरंत इसका काउंटर किया और इसका एक तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने का मित्रों, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब यही है कि बिहार की सियासत में इस समय महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन ने एक लीड ले ली है एनडीए के ऊपर, लेकिन अभी जो चुनाव आयोग की कवायद है, वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के तमाम आशंकाएं विपक्ष की हैं। इन आशंकाओं में कितना दम है, क्या इसमें विपक्ष के आरोप ठीक हैं, सही हैं? अगर आरोप विपक्ष के सही हैं तो बहुत गंभीर आरोप हैं। अगर यही आरोप सच साबित होते हैं तो परिणाम उलट सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में कहा जा सकता है कि महागठबंधन कम से कम बिहार में मोदी जी का जो जादू है उसको फीका करने के लिए पर्याप्त हथियार लेकर के मैदान में है, और उनके जो हथियार हैं वो पूरी तरह उसका कोई काट इस समय एनडीए के पास दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।